उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा बैच नंबर 2 का 7th सेशन है और कल का सेशन कंक्लूड करने के बाद हमारे 2 वीक्स के यानी टोटल नंबर ऑफ जो सेशंस हैं वो 8 हो जाएंगे। तो इस वीकेंड पे आपको एक भी असेसमेंट टेस्ट भी दिया जाएगा ऑनलाइन। वो आपको इंशाल्लाह सैटरडे या संडे को ग्रुप में अनाउंस कर दिया जाएगा। उसका प्रोसीजर क्या होगा और कितने टाइम का होगा, जो भी उसके रूल्स और गाइडलाइंस होंगी वो उसके साथ ही आपको दे दी जाएंगी। 6 वीक के प्रोग्राम में 2 वीक्स की जो असेसमेंट है उसके रिज़ल्ट की बेस पे ही हम लोग सर्टिफिकेट इशू करेंगे। ये ऑलरेडी जो आप लोगों से बात शेयर की जा रही है ग्रुप में, वो मैं आज ऑन रिकॉर्ड ऑनलाइन और सेशन में भी आपको मैं बताता चलूँ। ठीक है जनाब। तो कोशिश कीजिएगा कि पूरे 2 वीक्स में जितना सेशन में आपको कंटेंट शेयर किया गया, आपको जो लेक्चर डिलीवर किए गए हैं, तो आप असेसमेंट टेस्ट के लिए आप उसकी प्रिपरेशन करें, तैयारी करें। देखिए ना, एग्ज़ाम देना होता है तो आप रिवाइज़ करते हैं, जो वीक एरियाज़ हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, पॉइंट्स मेजर पॉइंट्स जो हैं वो नोट डाउन करते हैं। ठीक है, उसमें कंटेंट को रिव्यू करना, रिवाइज़ करना, वीडियोज़ को दोबारा देखना, कॉन्टेक्स्ट में सब कुछ आ जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अपनी मेमोरी को रिकॉल करना। हाँ, ये नोट करें आप स्पेशली जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 2 हफ्ते कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप अगर सेशन 1 को रिकॉल करेंगे तो आपको सेशन 1 की जो डिलीवरीज हैं वो आपको याद नहीं आएंगी। मोर और लेस आपको मेन और मेजर पॉइंट्स याद आ जाएंगे। फिर सेशन 2 पे फोकस करें, सेशन 3 पे करें। ये एक टेक्निक है अच्छी लर्निंग के लिए। इसमें आपकी तैयारी भी हो जाएगी, फिर आपका जो अपना नॉलेज है वो पुख्ता हो जाएगा, जो कुछ आप लर्न कर चुके हैं या हमसे इंफॉर्मेशन ले चुके हैं। ठीक है जनाब। जी, आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अक्सर जो नए लोग आते हैं बेचारे, अब पहली बात तो ये कि आते भी बड़े थोड़े से हैं, ना अवेयरनेस है प्रॉपर तरीके से, और ना लोगों को इसके स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट के जो फ़वाइद हैं उनसे वो पूरी तरह वाकिफ़ हैं। तो जो थोड़े बहुत आते हैं उसमें भी ज़्यादातर लोग अपना नुकसान कर लेते हैं। उसकी रीज़न डेफिनेटली ये वाइट पेपर था हमारे FNL के डेस्क से, कि हमने अपने हाउस को एवेलुएट किया, एनालिसिस किया उसको, और उसमें हमने देखा कि हमारे 61% जो सरमायाकार थे वो यानी इन्वेस्टमेंट करके फंस गए। इसका मतलब समझ रहे हैं आप ना, कि जिन रेट्स पे उन्होंने बाइंग की उससे प्राइस काफ़ी चली गई। अब वो प्राइस उस लेवल पे भी नहीं आ रही कि वो रीजनेबल लॉस पे वो उसमें से एग्जिट कर सकें। ये होता है बेसिकली पोर्टफोलियो को स्टक अप कर लेना या फंस जाना। और 39% ऐसे थे जो जैसी मर्जी मार्केट के डायनामिक्स रहे हों वो महफूज रहे हैं। यहाँ तो उन्होंने गेन किया है या महफूज रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। इसकी जो बुनियादी रीज़न थी वो वही रीज़न जो बार बार आपको बताते हैं। ये अब मैं पूरे मार्केट की नहीं बात कर रहा, पहले हमने ओवरऑल मार्केट की बात की। आज मैं आपको, हमने वाइट पेपर इशू किया अपने हाउस के हवाले से, जो हमने एनालिसिस किया पूरी मार्केट की एनालिसिस के लिए डाटा हमारे पास नहीं है। हर हाउस का एक अपना सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल डाटा है, वो उनका यानी वो उनकी ऑनरशिप है। वो डाटा हमारी जो ऑनरशिप है, जो डाटा जो क्लाइंट्स हमारे पास हमारे हाउस में काम कर रहे हैं, हमने उनकी बेस पे एनालिसिस किया। तो ये बड़ा ज़रूरी है आप लोगों से भी शेयर करना। जी, तो उसमें बुनियादी वजह वही थी कि एक वो लोग थे कि जिन्होंने डिसीजन मेकिंग में अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी रिसर्च जो एनालिसिस था, जो फंडामेंटल टेक्निकल जो था, मुदस्सर आप मेरी बात समझ रहे हो ना, आपका पोर्टफोलियो भी मैं जानता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वो लोग थे, ये हमारे क्लाइंट हैं मुदस्सर साहब भी,
ये भी उनमें से हैं जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ आपको, कि इन्होंने अपने तौर पे अपने आप को अपनी जो वर्किंग थी उसको ज़्यादा प्रेफर किया बजाय कि एक ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के ऊपर। तो मैं आपको मुझे दोबारा उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यार एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास प्रॉपर रिसोर्स हों, पूरा निज़ाम हो, पूरे इंफॉर्मेशन चैनल्स हों, उनकी रिसर्च या इंफॉर्मेशन ज़्यादा बेहतर होगी हैं कि एक इंडिविजुअल बंदा जो है वो 10 अखबारें पढ़ के और 2-4 वेबसाइट देख के इधर-उधर से फ़ोन शून घुमा के तो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेता है। तो ये बेसिकली एक रीज़न ये थी। दूसरी वही रीज़न थी कि उन्होंने, जो लोग पहले थोड़ा बहुत मार्केट को जानते थे, उन्होंने हमारी एडवाइज़री को कोई उस तरीके से नोट नहीं किया उसको। और दूसरा ये है कि हमसे जो उनको एडवांटेज लेना चाहिए था, जो मैंने आपको कल अली भाई ने आपको बताया था, कॉम्पिटिटिव एज, कि हमारी अवेलेबिलिटी, एक्सपर्ट की, रिसर्च टीम की वो अवेलेबल है हर वक़्त हर जगह पे। मार्केट की अपडेट्स, न्यूज़ अपडेट्स के हवाले से जो एडवाइजरी की गाइडेंस होती है वो, तो उन्होंने उस चीज़ को भी यानी अपनी वो खातर में ना लाए, वो एक रूटीन के मुताबिक उन्होंने अकाउंट ओपन किया, वो काम करते हैं। सो उसमें फिर रिजल्ट्स ने कंक्लूड किया कि यार किन की डायरेक्शन ठीक थी, किन की डायरेक्शन ठीक नहीं थी। डायरेक्शन 39% वो लोग हैं जिन जो महफूज रहे, और ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ हमसे, अगर उन्होंने खुद भी काम किया है तो उन्होंने एटलीस्ट हमसे सलाह मशवरा जरूर किया, हमारे किसी एक्सपर्ट से पूछा जरूर है कि मेरा ये ध्यान है, तो हमने अपने तौर पे उसको बताया कि यार ध्यान दुरुस्त है, या इसको इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। तो ये बेसिकली 61 और 39 की परसेंटेज है, ये हम समझते हैं कि ये बहुत बुरी परसेंटेज है। मगर इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, वो ऐसे ही इम्प्रूव किया जा सकता है कि जब रियलिटी के मुताबिक जो इन्वेस्टर है वो सोचे चीज़ों को कि उसने कैसे उसको गाइड किया जा रहा है और कैसे उसने उनको आगे लेके चलना है। हाँ, हमने इस वाइट पेपर में भी, सोशल मीडिया पे भी हमने इसको शेयर किया था कि अपनी ट्रेडिंग में आप किसी भी वक्त हमारी राय भी ले सकते हैं। हमें हमें ऐसे लोग भी कांटेक्ट करते हैं जो हमारे क्लाइंट्स नहीं हैं। अब बात समझ रहे हैं ना, सोशल मीडिया तो किसी में, देर आर नो लिमिट्स ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। जब आप सोशल मीडिया पे प्रेजेंट हैं, वहाँ पे आपकी एक पोस्ट जा रही है रेगुलर बेसिस के ऊपर, तो डेफिनेटली एनीबॉडी कैन कांटेक्ट यू। सो दूसरे जो हाउसेस के क्लाइंट्स हैं वो भी हमसे कांटेक्ट करते हैं, हमसे एडवाइजरी वगैरह सलाह मशवरा करके अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। आप किसी भी वक्त हमारी राय ले सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, रोज़ाना मार्केट के दौरान हमें ऑनलाइन ज्वाइन करके आप भी हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट से इस्तेफादा कर सकते हैं। मार्केट में मंदी हो या बेहतरी, दोनों सूरतों में स्टॉक मार्केट सरमाया में इजाफे के बेहतरीन मौके फराहम करती है। ये हमारा मानना है, ठीक है। और ये मानना जो है वो बहुत हद तक दुरुस्त साबित हो रहा है, हो चुका हुआ है कि हम गलत नहीं है। मार्केट का बिहेवियर, ये ट्रेंड जैसा भी हो, देयर इज ऑलवेज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इन मौक़ों से फ़ायदा उठाने के लिए बाकायदगी से व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर हमारी शेयर की जाने वाली हदायत को गौर से सुना पड़े, हमेशा हमारे साथ राब्ते में रहें, महफूज सरमाया करें। ठीक है जनाब, ये था एक वाइट पेपर जिसमें अक्सर जो सरमाया, नए सरमायाकार इस वजह से बेचारे इन पोर्टफोलियो के हवाले से स्टकअप हो जाते हैं। नेक्स्ट है जी, आज आपको अली नदीम साहब बताएंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट और जो शेयर्स की प्राइसेस हैं और उनके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। मगर उससे पहले मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आज थोड़ा सा मार्केट ने एक ट्रिकी मूवमेंट ली है लास्ट मूवमेंट के ऊपर, सो मार्केट ब्रीफिंग थोड़ा सा उससे यानी आपको बताएंगे। अच्छा, आज मार्केट ने स्टार्ट जो है एक नेगेटिव स्टार्ट ही लिया। कल के जो एक मोमेंटम था नेगेटिव, क्योंकि कल 600 पॉइंट नेगेटिव मार्केट बंद हुई थी, और ओवरनाइट ऐसी भी खबरें थीं कि वो असेंबली का, नेशनल असेंबली का सेशन कॉल कर लिया है मिनी बजट को अप्रूव करवाने के लिए, और गालबन अब ये जीएसटी को भी 17 से 18 जो भी आईएमएफ की कंडीशंस हैं उनको मीट किया जा रहा है। तो उसी वजह से मार्केट ने कल के मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए आज नेगेटिव ओपनिंग ली। 200 पॉइंट नेगेटिव भी हुई मार्केट, वहां से फिर हमें थोड़ी सी कुछ रिकवरी देखने में आई।
और मार्केट ने वहाँ से अपने नेगेटिव पॉइंट्स रिकवर करके पॉजिटिव जोन में एंटर हो गई। लेकिन वहाँ से मतलब एक स्विंग ट्रेड्स थी मार्केट के अंदर, मार्केट फिर नेगेटिव जोन में एंटर हुई और मोस्ट ऑफ द सेशन उसके बाद नेगेटिव जोन में रही। 150, 200, 100 पॉइंट नेगेटिव इसी तरह मार्केट चलती रही है। और फिर इन द मीन वाइल मार्केट थोड़ी स्लो हो गई थी मिड डे में जाके। फिर खबर एक ये आई कि आज पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की वो थी कोर्ट हेयरिंग थी जिसपे वो नहीं गए। और वो दो हेयरिंग्स थी, तो एक हेयरिंग तो पोस्टपोन कर दी है टिल 22 फरवरी, और दूसरी जो थी उसमें उनकी बेल कैंसिल हो गई है। इस न्यूज़ के ऊपर मार्केट में फिर एक पैनिक आया, मार्केट ने फिर एक नेगेटिव मूव बनाया, और उसके बाद आखिरी आधे से पौने घंटे में मार्केट में कुछ बाइंग इंटरेस्ट देखने में आया। अब वो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी हो सकता है, मोस्ट लाइकली यही है कि इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट था, बिकॉज उसमें सिर्फ ब्लू चिप चिप स्टॉक्स जो है उनमें एक्टिविटी नजर आई। ओजीडीसी, पीपीएल, उसके बाद एंग्रो कॉर्पोरेशन और टीआरजी। टीआरजी भी पॉजिटिव हो टीआरजी गया, बड़ी टीआरजी हैरत की बात। वही कह रहा हूँ कि ये 3 4 5 ऐसे हम्म, स्टॉक्स थे जिनमें इंटरेस्ट नजर आया। फिर स्पेशली एमसीबी और यूबीएल यूबीएल। बैंक्स में ये सारे इन सारे शेयर्स की इंडेक्स में वेटेज ज्यादा है। तो जब इनमें एक बाइंग इंटरेस्ट नजर आया तो इंडेक्स दोबारा नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन में भी एंटर हुई और तकरीबन 200-250 पॉइंट बढ़ी भी वहां से। बल्कि एक मौके पे तो 315 के करीब 310 10 या 12 पॉइंट तक पहुंची है जी, तो पॉजिटिव। वो जो 200 पॉइंट नेगेटिव थे वो भी कवर किए मार्केट ने, और उसके अलावा 300 पॉइंट पॉजिटिव साइड पे भी बढ़ी। और अभी क्लोजिंग अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट के करीब मार्केट की हुई है। उसमें मेन पार्टिसिपेशन जो थी वो आपके इंडेक्स हैवीवेट्स की थी। जिस तरह मैंने जो 6 7 8 शेयर्स के नाम लिए हैं, इनमें ज्यादा रिकवरी नजर आई। और आज इस तरह 3 4 दफा हुआ है, प्लस माइनस होता रहा है। और इसके अलावा रिजल्ट्स थे आज एक दो इम्पोर्टेंट। इसका एग्रो कॉर्पोरेशन का रिजल्ट था, बोर्ड उसका 2:30 बजे स्टार्ट होना था। फुल ईयर का रिजल्ट है और एक्सपेक्टेड है कि अच्छा एक हैफ्टी डिविडेंड भी अनाउंस होगा वो, लेकिन 3:30 तक उनकी शायद मीटिंग कंक्लूड नहीं हुई। तो अब होता यह है कि जब 3:30 बजे तक आप मार्केट के दौरान अगर अनाउंस नहीं करते अपना रिजल्ट, तो उसके बाद फिर आपको सुबह मॉर्निंग में बिफोर मार्केट ओपनिंग रिजल्ट अनाउंस करना होता है। तो अब एंग्रो का रिजल्ट जो है सुबह 9:15 से 9:30 के ब्रैकेट में अनाउंस हो जाएगा। फिर 9:30 जब मार्केट खुल, कल सुबह आप लोग एंग्रो के शेयर को जरूर देखिएगा, क्योंकि जब मार्केट खुलेगी ना तो या तो वो ऊपर खुलेगा, गैप ओपनिंग होगी अगर अच्छा रिजल्ट आया हुआ, और अगर एज पर मार्केट कंसेंसस रिजल्ट ना हुआ तो उसमें प्रेशर आ जाएगा। कल वो एक अपनी आज वाली रेंज में स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो आज का मार्केट का एक ओवरव्यू था। अब हम आ जाते हैं जो फैक्टर्स की तरफ जो कि स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी की जो न्यूज होती है, ठीक है, किसी भी कंपनी से रिलेटेड कोई कंपनी कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट कर रही है, कोई नेगेटिव डेवलपमेंट हो रही है, एक वो फैक्टर होता है जो स्टॉक की प्राइस को शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएट कर रहा होता है। दूसरा उसकी जो अपनी परफॉर्मेंस होती है, उसके जो फाइनेंशियल्स होते हैं वो मैटर कर रहे होते हैं। वो तो आते हैं हर क्वार्टर के बाद, ठीक है, तो वो तो हम एवरी क्वार्टर उसके फाइनेंशियल्स, उसके नंबर्स, उसकी परफॉर्मेंस गेज करते हैं जब वो अपने फाइनेंशियल्स अनाउंस करता है। लेकिन इन द मीन वाइल इसकी मैं आपको एग्जांपल ऐसे देता हूं कि कोई कंपनी है जिसको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अभी पीछे आपने देखा होगा एवेंसियन है, नेटसोल है, ये इन्होंने ऑक्टोपस है, ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में आती है ना कंपनी। इनको जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बड़ा मिलता है और उसको ये मटेरियल इंफॉर्मेशन देते हैं तो स्टॉक प्राइस में एकदम जंप आता है इन द एंटिसिपेशन के इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो डेफिनेटली इनके रेवेन्यूज पे, बिजनेस पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। वो इम्पैक्ट उसी दिन तो नहीं आ रहा होता, लेकिन ये न्यूज फ्लो का इफेक्ट होता है जो स्टॉक प्राइस पे इमीडिएटली आता है। ऑन द नेगेटिव साइड, आज से कुछ साल पहले, एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं, फौजी सीमेंट का प्लांट में साइलो गिर गया था, ठीक है,
इनके वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो था वहां पे कोई डैमेज हुआ और वो प्लांट डैमेज हो गया, वो न्यूज आई, और जाहिर बात है उससे प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कम हो जानी थी फॉर द टाइम बीइंग, जब तक के वो दोबारा चालू हालत में ना आता। तो उसने उसके स्टॉक प्राइस को नेगेटिव इम्पैक्ट किया। इसी तरह कोई कंपनी अपना शटडाउन अनाउंस कर देती है, वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कुछ दिनों के लिए। अब जिस तरह आजकल ऑटो सेक्टर में आप लोगों ने काफी सुना होगा कि स्पेयर पार्ट्स जब की इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन थी, ये अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो जब आप इंपोर्ट ही नहीं कर पा रहे तो फिर आपने प्लांट क्यों चलाना है? फिर वो ये होता था कि हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए वो अपना प्लांट बंद कर देते। अब जब 10 दिन के लिए प्लांट बंद करेंगे तो उस 10 दिनों में कंपनी अपना कमा तो कुछ भी नहीं रही ना, काम ही नहीं कर रही, तो वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आपकी जरूर ऐड हो रही होती है, आप कमा नहीं रहे हो। तो ये बेसिकली न्यूज फ्लो है हर सेक्टर का, हर कंपनी का। समटाइम्स कंपनी रिलेटेड न्यूज आ रही होती है। सेक्टर रिलेटेड न्यूज क्या होती है? सेक्टर रिलेटेड न्यूज ये होती है कि किसी भी सर्टेन सेक्टर को गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज कर दिया, उस पे ड्यूटी कम कर दी, उसकी टैक्स ब्रैकेट कम कर दी, तो उस सूरत में पूरा सेक्टर जब बेनिफिट हो रहा होता है तो पूरे सेक्टर के शेयर चलना शुरू हो जाते हैं। जब एक सर्टेन कंपनी की कोई अनाउंसमेंट आती है, वो सिर्फ उस कंपनी के स्टॉक प्राइस को उसका इम्पैक्ट आ रहा होता है। तो ये एक डिफरेंट जो है वो चीजें हैं जो कि हमें हर वक्त देखनी होती हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है। इसके बाद अब आजकल मैंने कल के शायद सेशन में आप लोगों को बताया था कि एक कंपनी है, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें कोई एक्विजिशन की खबर है। ठीक है, यानी वो सुना यह है कि उसी सेक्टर की एक बड़ी कंपनी जो है वो उसको एक्वायर कर रही है। अभी तक ये मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है, ये मेरे सोर्सेज या जो जितनी मेरी एक इंफॉर्मेशन है मुझे उससे ये पता लगा है। अब उस स्टॉक की प्राइस की एज पर माय एक्सपीरियंस जो मूवमेंट है वो भी ये इंडिकेट कर रही है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। ठीक है, वो जब मटेरियल इंफॉर्मेशन आएगी तब तक उसकी स्टॉक प्राइस बढ़ गई होगी, अगर ऐसी एग्जीक्यूशन हो गई तो ये जो मर्जर एक्विजिशन होती हैं इनमें भी एक स्टॉक प्राइस को मोमेंटम या पॉजिटिव ट्रेंड मिलता है। ऑन द अदर साइड किसी कंपनी का कोई नेगेटिव स्कैंडल आ जाता है। इसकी मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूं कि आज से 1 साल पहले टीआरजी का स्टॉक था 130 रुपए का। ठीक है, मार्केट खुली, साथ ही न्यूज आ गई कि इनके जो मेन शेयर होल्डर थे उनका कोई अमेरिका में एक स्कैम तो नहीं कहेंगे, एक स्कैंडल आ गया, उनके कोई एक्स एम्प्लॉय ने केस कर दिया हरासमेंट का, इस तरह की एक नेगेटिव न्यूज आ। उससे क्या हुआ, वो स्टॉक विद इन फ्यू डेज लोअर लॉक लगते 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 80 रुपए का हो गया। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी न्यूज थी कि जो मेन शेयर होल्डर, मेजर शेयर होल्डर था, जिसने वो कंपनी 2005 से बिल्ड की थी, उसका स्कैंडल आ गया। उसमें इन्वेस्टिगेशन भी हुई। तो होता यह है कि जब ऐसी कोई न्यूज आ जाती है तो एक अनसर्टेनिटी आ जाती है। अनसर्टेनिटी आती है तो जो इन्वेस्टर है या जो ट्रेडर है वो पैनिक करता है, वो कहता है कि यार अभी इसको एग्जिट करो, बाद की बाद में देखेंगे। ठीक है, अब जिसने 130 रुपए में वो स्टॉक जिसके पास था और वो बेच नहीं सका, वो जिसने तो 130 में बेच दिया उसके पास अपॉर्चुनिटी दोबारा बन गई, वो 100 रुपए में, 90 रुपए में, 80 रुपए में बाय बैक कर सकता था। लेकिन जिसने उसको बेचा ही नहीं उसने 80 रुपए भी उसका रेट देखा, उसके बाद फिर दोबारा 130 भी हुआ, 150 भी हुआ, लेकिन आपने वो एक अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया ना आपका, कि अगर आप उसको नहीं बेच पाए। तो समटाइम्स ऐसी न्यूज के ऊपर बड़ा इमीडिएट आपको रिएक्ट करना होता है। अगर आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो एक वो अपॉर्चुनिटी लॉस बन जाता है, आपका पैसा स्टक हो गया, आप बैठ गए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी न्यूज की इंपॉर्टेंस का कंपनी या सेक्टर के ऊपर जो उसका होता है उसका उसको गेज करना बहुत जरूरी है मार्केट में काम करने के लिए। फिर इंडस्ट्री परफॉर्मेंस आ जाती है
कि इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है। सेकंड कंपोनेंट जो स्टॉक मार्केट प्राइस का, पहले तो हमने कंपनी रिलेटेड बात की ना कि उसकी न्यूज क्या आ रही है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। जो इंडस्ट्री है किसी भी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, उसमें मैं सीमेंट सेक्टर की बात करूंगा कि सीमेंट सेक्टर एक ओवरऑल बोरोइंग, सीमेंट सेक्टर ने बोरोइंग्स की होती हैं फ्रॉम द बैंक्स अपने वर्किंग कैपिटल को पूरा करने के लिए। ठीक है, टोटल क्या इक्विटी के ऊपर तो वो काम नहीं कर रहे होते, डेट भी उसमें शामिल होता है। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू होते हैं तो इनकी फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि इन्होंने बैंक से बोरोइंग की होती है। जब आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ेगी वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को हिट करती है। तो सीमेंट सेक्टर हमेशा से हिस्टोरिकली भी और अभी भी हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जब जिस रिजीम में हायर साइड पे होते हैं, सीमेंट सेक्टर की प्राइसेस नीचे आ जाती है स्टॉक्स की। तो हमें ये कोरिलेशन भी देखना होता है। ये मैं सिर्फ एक इंटरेस्ट रेट की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि आप सब इंटरेस्ट रेट से वाकफियत, आप लोगों ने सुना भी हुआ है, पता भी है क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट से कौन सा सेक्टर जो है वो बेनिफिशियरी होता है, किसको नुकसान होता है। बैंकिंग की अगर हम बात करें, बैंकिंग में होता इंटरेस्ट रेट जब हायर साइड पे होता है, लोग क्या करते हैं, पैसा बैंकों में जमा करवाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां से उनको रिटर्न मिल रहा होता है, बेहतर रिटर्न मिल रहा होता है। बैंकों के डिपॉजिट बढ़ जाते हैं, उनकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी बढ़ती है। ठीक है, उनके डिपॉजिट्स बढ़ जाते हैं और इसी तरह उनकी अपनी भी नेट इंटरेस्ट इनकम जो उनका मेन कंपोनेंट होता है वो भी इंक्रीज होता है। दूसरी साइड पे बैंक्स का प्रोविजनिंग्स भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट हायर साइड पे होता है, जिन्होंने इंटरेस्ट रेट फैसिलिटी ली होती है उनके डिफॉल्ट के चांसेस भी हो जाते हैं। ये खैर एक लंबी जो है वो आर्ग्यूमेंट है। मैं सिर्फ बताने का मकसद ये है कि हमें ये देखना होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट हाई साइड पे है तो कौन सी इंडस्ट्री को उसका नुकसान हो रहा है और कौन सी इंडस्ट्री बेनिफिशियल है, कौन सी इंडस्ट्री जो है वो पैसा अपना बैंक में रख के हायर इंटरेस्ट रेट उठा रही है और अपने प्रॉफिट्स में उसको फायदा हो रहा है। तीसरी चीज आ जाती है इन्वेस्टर सेंटिमेंट। ठीक है, जो पार्टिसिपेंट्स है मार्केट के, उनका जो एक माइंडसेट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें देखें डिफरेंट फैक्टर्स भी होते हैं। कहीं खुदा ना खास्ता टेररिज्म एक्टिविटी हो गई, कहीं धमाका हो गया, ठीक है, इन्वेस्टर उसको फौरन नेगेटिव रिएक्ट करता है। बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे मौजूद है। एक पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में एक कोई ऐसी इंसिडेंट हुआ जिसका वैसे तो कोई कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन एक ओवरऑल जो आपका एटमॉस्फेयर है, जो आपका मुल्क का एक एक एनवायरनमेंट है, उसको उसने डेंट डाला। उसकी वजह से मार्केट ने फॉलो, जब ये शुरू शुरू में 9/11 के बाद, 9/11 से पहले तो इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं था। जब ये धमाके शुरू हुए तो एक कोई ब्लास्ट होता था तो मार्केट में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती थी, लेकिन फिर टाइम के साथ साथ वो मार्केट ने उस चीज को एब्जॉर्ब कर लिया कि होता था इंसिडेंट के ऊपर नेगेटिविटी आती थी लेकिन वो फिर सेटल डाउन हो जाती। इसकी एग्जांपल मैं आपको आज की देता हूँ। पॉलिटिकल, अब हमारे मुल्क में पिछले काफी अरसे से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है ना। ठीक है, तो शुरू में कोई खबर आती थी तो ऐसी खबर के ऊपर मार्केट नेगेटिव होती थी और फिर पॉजिटिव नहीं हो पाती थी। आज वो खबर आई कि जी 2 केसेस हैं, उसमें से एक की बेल कैंसिल हो गई है, एक मार्केट ने नेगेटिव रिएक्ट किया, लेकिन अगले 1 घंटे में मार्केट ने वो नेगेटिविटी भी रिकवर की और पॉजिटिव जोन में चली गई। तो होता यह है कि एक टाइम के बाद मार्केट एक सर्टन एक सर्टन न्यूज को जो है वो एब्जॉर्ब कर जाती है और उस पे उसका रिएक्शन चेंज हो जाता है। तो हमें ये भी जो है जेहन में रखना चाहिए कि किस इंसिडेंट की या किस ओकेजन के ऊपर जो है वो मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकती है। ये एजम्पशंस होती है, ये 100% तो बिल्कुल टू डॉट कोई भी नहीं होता, लेकिन आपकी सक्सेस रेशियो इसमें बेहतर होनी चाहिए। जितना आप बेहतर एनालाइज करते हैं, जितना बेहतर आप चीजों को स्टडी करते हैं, हिस्टोरिकल पैटर्न्स देखते हैं
और रिसर्च करते हैं उतनी आपकी ग्रिप बेहतर होती जाती है। Excuse me। इसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स डेफिनेटली आ जाते हैं, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट है, इन 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 चीजों को लेके अब आप, अगर मैं थोड़ा ग्लोबली भी बात करता हूँ, ग्लोबली अगर आप देखें, अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो, तो पिछले एक साल से इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आ गई हुई है। उसकी वजह यह है कि यूके में, मतलब पूरे यूरोप की बात कर लें, इस पे हम सारी दुनिया देख रही होती है अमेरिकन स्टेट बैंक को, उनका जो फेडरल रिजर्व है उसको बड़ा क्लोजली देख रही होती है। फेडरल रिजर्व ने पिछले एक साल में अपना जो इंटरेस्ट रेट था उसको 0.25 से उठा के 4.5% पे ले गए हैं, जो कि हिस्ट्री में, नियर हिस्ट्री में कभी इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट अमेरिका में नहीं हुआ। क्या वजह क्या है? वहां पे भी ये इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया है, ठीक है, इन्फ्लेशन भी बढ़ गई, दुनिया में, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ गई है। ये इन्फ्लेशन बढ़नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? जब यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुई, ठीक है, पिछले साल जनवरी में, तो वहां से डिसरप्शन बहुत ज्यादा हुई। रशिया यूरोप को बहुत ज्यादा गैस की सप्लाई कर रहा था, कमोडिटीज की बाकी दुनिया में सप्लाई कर रहा था, यूक्रेन से सप्लाई दुनिया में हो रही थी, वीट सप्लाई हो रही थी। वो जब डिसरप्शन आनी शुरू हुई, सप्लाई साइड वहां से कम हो गई, तो डेफिनेटली, जब इकोनॉमिक्स का रूल है डिमांड सप्लाई के ऊपर प्राइसेस जो है ऊपर नीचे होती है, वहां से इकोनॉमिक स्लो डाउन शुरू हुआ पूरी दुनिया का, क्योंकि सप्लाई साइड कम हो गई, डिमांड थी, प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई। जब भी प्राइसेस बढ़ती हैं इन्फ्लेशन बढ़ती है, और फिर हर मुल्क अपने अपने स्टेट बैंक के थ्रू इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इन्फ्लेशन को स्लो डाउन करने की कोशिश करता है। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जो इकोनॉमिक आपके इंडिकेटर्स होते हैं, उनको फॉलो करना या उनको समझना कि किस इंडिकेटर का क्या मतलब है, उसकी स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अभी शायद आप लोग इन सारी चीजों को कोरिलेट ना इकट्ठे कर सकें, लेकिन आप लोग जितनी भी बात मैं बता रहा हूं इसमें से कुछ 20-30% भी जहन में रखेंगे, तो आप लोगों को एक जहन में बैक ऑफ द माइंड चीज जरूर होगी कि जब भी कोई बात सुनेंगे उस चीज से रिलेटेड, तो आपको आइडिया होगा कि आपने ये बात सुनी हुई है, और आप उसको फिर मजीद प्रोब करके, तो खुद भी जब रिसर्च करेंगे तो आपको फिर चीजें बड़ी क्लैरिटी में सामने आनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा एक और चीज जो कि इकोनॉमिक पॉलिसी के हवाले से है, वो ये है कि देखें, दुनिया में 4 साल 5 साल एक गवर्नमेंट का टेन्योर होता है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में 75 ईयर्स की अगर बात करें, पिछले चले 10-15 साल से एक कॉन्टिन्यूटी 5 साल मिल रहे हैं, कभी 4 साल मिल रहे हैं। जब भी एक गवर्नमेंट आती है ना, तो वो अपनी पॉलिसी साथ लेके आती है, ठीक है। कोई गवर्नमेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फैसिलिटेट करती है, कोई सर्विसेज सेक्टर को करती है, कोई ट्रेडिंग सेक्टर को कर रही होती है। उसमें होता यह है कि बीच में अगर गवर्नमेंट डिसकंटिन्यू हो जाती है, तो एक पॉलिसी डिसकंटिन्यूएशन भी हो जाती है। अब लेट सपोज, मैं एग्जांपल ऐसे दूंगा कि एक गवर्नमेंट आई, उसने कहा यार मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको प्रमोट करना है, ठीक है, लोकल अपनी इंडस्ट्री को। उसने सीमेंट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, लेट सपोज जिस तरह पिछली गवर्नमेंट की अगर मैं एग्जांपल दूं, उनका फोकस कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे था। उसमें यह था, जो मैंने जितना उसको पढ़ा, कि कंस्ट्रक्शन इज द सेक्टर जिसके साथ इनडायरेक्टली बेतहाशा सेक्टर्स इन्वॉल्व है, ठीक है। ग्लास है, सैनिटरी है, और छोटे छोटे इतने सेक्टर्स आ जाते हैं कि एक किसी भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती है। उन्होंने उसको प्रमोट किया। जब लोगों को ये पता लगा कि अच्छा ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं, तो जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के शेयर्स हैं डेफिनेटली लिस्टेड कंपनीज जो हैं
उनको वो भी बेनिफिशरी होंगी ना, जब अपना माल उनका ज्यादा बिकेगा, सेल्स ज्यादा होंगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, पे आउट्स अच्छे देंगे, तो वो एक चीज चली। बट जहां पे जाके गवर्नमेंट खत्म हुई, डिसकंटिन्यू हुई, उनकी पॉलिसी भी वही डिसकंटिन्यू हो जाती है। फिर अनसर्टेनिटी का फैक्टर आ जाता है कि अब जो नए लोग हैं उन्होंने क्या पॉलिसी लेके आनी है, आया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उन्होंने प्रमोट करना है, सर्विसेज को करना है, ट्रेडिंग सेक्टर को करना है, किसको करना है। तो जो कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसी है वो तभी हो सकती है कि जब आपकी गवर्नमेंट जो है उसका भी टेन्योर पूरा हो। तो ये एक फैक्टर है जो लैक करता है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है ना, वो मार्केट को इसलिए डैमेज कर रही होती है कि ऑन द बैक एंड पॉलिसी कंटिन्यूएशन नहीं रहती। तो ये फैक्टर्स हैं सारे। ये अभी आपको एक बेसिक आउटलाइन जितनी मैं बता सकता था वो मैंने आपको बता दी है कि ये 4-5 मेन फैक्टर्स किसी भी स्टॉक, एक ओवरऑल मार्केट भी, और फिर उसके अंदर अगर हम बात करें सेक्टर वाइज और कंपनी वाइज, ये फैक्टर्स हैं मल्टीपल जो उसकी प्राइस को बोथ साइड्स के ऊपर जो है मूव कर रहे हैं। जी, किसी का कोई सवाल हो तो। सर स्टॉक मार्केट में ये पॉसिबिलिटी है कि अगर एक कंपनी लेट्स सपोज डेफिसिट में जा रही है, ठीक है, ठीक है, डेफिसिट नहीं, लॉस में, लॉस में जा रही हाँ। है, लॉस में जा रही है, तो उसको शेयर मार्केट में फिक्स टेबल कर सकती है कंपनी कि उसके शेयर तो अप जा रहे हैं मगर कंपनी है वो होता है, बेसिकली होता है। होते हैं सर ये। देखिए इसमें क्या है, लेकिन वो देखिए लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता ना। अब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं शेयर मार्केट में, ठीक है। इसकी मैं आपको एग्जांपल ऐसे दूंगा, जितना फ्री फ्री फ्लोट को समझते हैं क्या होता है, जितना कंपनी का फ्री फ्लोट ज्यादा होता है ना, उतना ये काम करना मुश्किल हो जाता है। और जितना कम फ्री फ्लोट होगा ना, उसमें आप शेयर प्राइस को टू सम एक्सटेंट कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सी कंपनीज होती हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली लॉसेस में जा रही होती है, ठीक है। उनको ज्यादा देर उनकी प्राइस को फेक आपने वर्ड यूज किया, या उनको आप, ये मैं कहूंगा इसके लिए बेहतर वर्ड ये होगा कि उनको मैनिपुलेट भी नहीं कहेंगे, कि उनको एक प्राइस के ऊपर स्टेबल रखना बिल्कुल होता है ऐसा मार्केट के अंदर, लेकिन जहां पे फ्री फ्लोट ज्यादा होता है ना, वहां पे ऐसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहां पे ऐसा नहीं होगा। फिर कुछ कंपनीज होती हैं जिन्होंने एक साल लॉस दिखाया ड्यू टू एनी इकोनॉमिक या इंडस्ट्री इशू, या कंपनी का कोई अपना इशू था, उस साल में उसकी प्राइस जो है वो डेफिनेटली डिप्रेस रहेगी। लेकिन अगर उसने फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दिया तो उसकी प्राइस शूट अप कर जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली जो नंबर ऑफ शेयर्स है कंपनी के, जो फ्री फ्लोट होता है, वो मैटर कर रहा होता है, जो आपने बात की उस केस के सर जैसे ग्लोबली ये होता है, जो पाकिस्तान के अलावा दूसरी मार्केट होती है, ये इनसाइड स्टोरीज होती है अंदर जी। कि यार इसका शेयर का हो सकता है कि डाउन चला जाए या अप चला जाए, तो ये भी अच्छा, मैं देखें, सबसे पहले मैं आपको बता, इनसाइडर ट्रेडिंग एक वर्ड है विच इज इलीगल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अब वो एक ऐसी थिन लाइन है, ठीक है, या ग्रे एरिया मैं आपको कहूंगा कि इलीगल है इनसाइडर ट्रेडिंग, पूरी दुनिया में इलीगल है, लेकिन समहाउ जो कैपिटल मार्केट्स में इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है ना, उसमें कोई ना कोई चीज सर्कुलेट कर रही होती है। अब ऑथेंटिसिटी कितनी होती है उसकी, किसी के पास ड्यू टू एनी रीजन करेक्ट इंफॉर्मेशन या बिफोर हैंड इंफॉर्मेशन भी होती है, लेकिन वो इनसाइडर इंफॉर्मेशन ही कहलाएगी विच इज नॉट लीगल इन एनी कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो इसको मैं ज्यादा नहीं एलेबोरेट करूंगा। बॉटम लाइन ये है कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग है, आपके पास कोई ऐसी न्यूज जो कि मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं है, जो पब्लिक नहीं है, वो न्यूज है, और उसके ऊपर आपने कोई एक्शन किया है, बाय सेल किया है, तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी इनसाइडर इंफॉर्मेशन।
अब उसको पकड़ना कैसे है या करना है, वो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। लेकिन न्यूज देखें, लेट्स सपोज मैं आपकी बात करता हूं, आपके फादर किसी लिस्टेड कंपनी के सीएफओ है, ठीक है, या आपके कोई अंकल है, फादर नहीं है, आपके कोई चचा मामू या दूर के अंकल है, उन्होंने लेट सपोज आपसे कोई ऐसी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर दिया जो कि पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है, तो दैट इज एन इनसाइडर इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो इनके पास नहीं है, वो मेरे पास नहीं है, वो इनके पास नहीं है, आपके पास है, आपने उसके ऊपर कोई प्राइस एक्शन कर लिया है, ठीक है, तो यू आर द बेनिफिशियरी। ठीक है, इलीगल है, लेकिन दिस इज हाउ इट इज। आई होप कि आपको समझ आ गई है। सर अभी तीसरी अपनी बात ये कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर जो कर रही है, आपने इसका जी नाम तो नहीं जी लिया, जी। बट वो कंपनी फार्मास्यूटिकल है। नहीं, मेरा ख्याल ये नहीं ये फार्मा फील्ड में इस नहीं, नहीं, मैं इसका फायदा भी कोई नहीं होगा अगर हम आंसर करेंगे, इसके ऊपर रिस्पॉन्स करेंगे। अगला सवाल लेते हैं जी, या किसी का अगर है तो। क्या करवा रहे Which industry sector take benefit from higher interest rate? हायर इंटरेस्ट रेट में बेनिफिशियरी जो
बैंक टैली कर रहे हैं आप अपना, ठीक है, और दूसरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स नॉर्मली जो है वो आपकी इतनी रिकरिंग नहीं होती, वो आप नॉर्मली क्वार्टर एंड पे करते हैं कि अच्छा भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया आपने, मंथली भी हो जाती है बट ये है कि इतनी रिकरिंग नहीं होती। क्वार्टरली आपके लोन की कुछ अमोर्टाइजेशन हो रही होती हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होती है, फेयर वैल्यू असेसमेंट्स हो रही होती है डिफरेंट एसेट्स की, वो आपकी नॉर्मली क्वार्टर एंड पे हो रही होती है। ठीक हो गया। जो ज़्यादा रूटीन का काम होता है वो आपका वही होता है बैंक, भाई एक्चुअल आपके रिसीवेबल पेएबल कितने हैं, उसमें से आपने रियलाइज कितने कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है किसी से आपने 100 रुपया लेना है, 2 महीने गुजर गए, भाई 100 रुपया क्यों नहीं आ रहा। अब इसका 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक, आप जब अकाउंटिंग के लिहाज से देखेंगे तो अकाउंट्स कहता है कि भाई जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि वो डिफ़ॉल्ट में जाएगा। तो वो आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसकी स्टार्ट कर देते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल 30 डेज हो गए हैं, 90 डेज हो गए हैं, इसको 120 डेज हो गए हैं और ये अभी हमें पैसा नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है चांसेस ऑफ डिफ़ॉल्ट जो है वो बढ़ गए हैं। उसके अकॉर्डिंगली फिर आप प्रोविजनिंग करते हैं, बैड डेट्स प्रोविजन, ये इस तरह की चीज़ें वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में बुक करते हैं। उन प्रोविजनिंग से आपके प्रॉफिट एंड लॉस को तो इफेक्ट होता है, नेट प्रॉफिट को इफेक्ट होता है, लेकिन आप उससे कोई कैश आउट नहीं हो रहा होता आपका। ठीक है। इसी तरह हम रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हैं इन्हीं बेसिस पे कि भाई जाहिर बात है फिर वो अपने सेल्स डिपार्टमेंट को बताते हैं कि इससे हमने इतने पैसे लेने हैं, ठीक है, आप उसको फॉलो अप करें, उससे चीज़ें रिकवर करें। ये आपकी जो बेसिक बैंक पेमेंट रिसीट्स जो ढल रही होती हैं, उसके बाद ये एनालिसिस छोटे छोटे हो रहे होते हैं जिसपे आप मैनेजमेंट काम कर रही होती है कि भाई कहाँ से हमें पैसे लेने हैं, किसको देने हैं। फॉर एग्जाम्पल जो देने वाले हैं उस पर हमारा होता है कि भाई नेक्स्ट 30 डेज में किस किसकी पेमेंट ड्यू है, ताकि आप अपने फंड उसके अकॉर्डिंगली अरेंज करके रखें कि भाई 30 दिन में हमने इसको पैसे देने हैं, इतना पैसे देना है, तो वो अरेंज टाइमली हो सके, क्योंकि वो भी आपकी लाइबिलिटी होती है। कुछ लोगों के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, एग्रीमेंट्स हैं, वो अगर आप एग्रीमेंट टाइमली एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट का खदशा होता है। जी, ये बेसिकली ये इसको बोलते हैं एजिंग, 15 डेज की, 30 डेज की, 45 डेज की, 90 डेज की, डिफरेंट एजिंग होती है। अच्छा वैसे हमारा आज से रेलिवेंट यानी आज के सेशन में पहले बात हो रही थी, वो अच्छा हुआ कि आज का आप सेशन है आज भी आपका, तो जो ये पॉलिसी रेट्स या इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो उसमें अगर किसी कंपनी ने बैंक से लोन लिया हुआ है तो उसका इम्पैक्ट कैसे आता है उसके ऊपर। उसने लिया 15% के ऊपर, अब पॉलिसी में 200 पॉइंट ऐड हो गए, वो 16 पॉइंट समथिंग यहाँ चले 17% पे चली गई, तो फिर इसका जो जिन कंपनीज ने लोन लिया होता है वो कैसे उसको फिर अपडेट करती हैं या एडजस्ट करती हैं अपनी बुक्स में। ठीक हो गया। जिस तरह नॉर्मली हमारी जिस तरह की इकॉनमी चल रही है ना, बैंक्स आप देखेंगे नॉर्मली फिक्स रेट पे कभी भी लैंडिंग नहीं करते, ठीक है। वो हमेशा आपकी लैंडिंग करेंगे काइबोर प्लस 1% प्लस 2% प्लस 3%, ठीक है। और जो काइबोर होता है वो लिंक्ड होता है आपके पॉलिसी रेट के साथ। तो जिस तरह पॉलिसी रेट बढ़ता जाता है, इस तरह बैंक जो कंपनीज है उनके ऊपर बर्डन आता है, आपकी फाइनेंस कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे सीमेंट सेक्टर बड़ा फेमस है। सीमेंट सेक्टर हाईली जो है ना लिवरेज है, उन्होंने जो बड़े बड़े प्लांट्स लगाए हैं, एक्सपेंशन किए हैं, कुछ ट्रेंड उसकी इंडस्ट्री का ऐसा है, शायद वो प्लांट्स इतने एक्सपेंसिव हैं कि उन्होंने सब ने बहुत हैवी फाइनेंसिंग की हुई है, ठीक है। ये आप एक जर्नल आप देखेंगे कि जिस दिन पॉलिसी रेट इंक्रीज होगा ना, उससे अगले दिन सारे बैंक्स नेगेटिव होंगे, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है ना बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं 100 रुपया इनकम जनरेट कर रही हूँ, ठीक है, ये कंसिस्टेंट है ओवर द पीरियड ऑफ हर ईच मंथ 100 रुपया। पहले मेरा इंटरेस्ट था 5 रुपये, ये 2 रुपये था, वो अब मेरी इनकम तो उतनी ही है, ठीक है, और इंटरेस्ट मेरा 2 रुपये से 4 रुपये हो गया, तो जाहिर बात है मेरा नेट प्रॉफिट कम हो गया, मेरा कैश फ्लो डिस्टर्ब हो गए हैं। वही चीज़ें जो मैं पे आउट्स देती थी, डिविडेंड देती थी, मैं कहूँगी भाई जिस तरह इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है मैं पैसा दे ही नहीं सकती शेयर होल्डर्स को, कल को इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाएगा तो मैं बैंक को कैसे पैसे दूंगी, बैंक का डिफॉल्ट करूंगी तो नॉन कंप्लायंस में आ जाऊंगी। तो वो कंपनीज जो कि हाई लिवरेज्ड है, हाईली फाइनेंसिंग की हुई है उन्होंने, उनके लिए पॉलिसी रेट जो बढ़ना होता है वो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। ओवरऑल मार्केट के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट इस तरह देता है वो, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि लिवरेज है। ये एक नॉर्मल रूटीन का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, ठीक है, कि उन्होंने फाइनेंसिंग की होती है और ज़्यादातर फाइनेंसिंग होती ही वेरिएबल रेट पे, काइबोर प्लस पे होती है, ठीक है।
हाँ, जब आपका फिक्स्ड हो और इंक्रीज हो तो वो फिर आपके लिए एक एडवांटेज होता है कि यार आपने पुराने रेट पे ही रखा हुआ है। बट नॉर्मली इंक्रीज इन चीज़ों पे जो इंक्रीज होता है ना, वो आपकी कंपनीज को बैड इम्पैक्ट देता है। बेसिकली जो काइबोर को इंक्रीज करने का मकसद ये होता है पॉलिसी रेट को, कि गवर्नमेंट कहती है कि जो जनरल पब्लिक है वो पैसा डिपॉजिट्स करवाए, बैंक में डिपॉजिट करवाए, ये जो नेशनल सेविंग है उसमें डिपॉजिट करवाए, ट्रेजरी बिल्स में डिपॉजिट करवाए, ठीक है, ताकि उनको हाई रिटर्न मिले और वो सेविंग्स की तरफ जाए। बेसिकली जो गवर्नमेंट की टाइट करने की, इसका ज़्यादा करने की इंटेंशंस होती है ना, वो लोगों की एक्सपेंडिचर कम और डिपॉजिट्स सेविंग्स करने को इंक्रीज किया जाता है कि लोग सेविंग्स की तरफ जाएं और उसमें करें। तो ये बेसिकली स्टॉक मार्केट को नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। जी जो कंपनी अपने फाइनेंशियल में प्रोविजन रखती है कि अगर इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो हम प्रोविजन रख लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं फोर्सी कर सकते ना, आप फोर्सी से ये टोटली आपकी थर्ड पार्टी वो है, ठीक है ना, आप नहीं डिसाइड कर सकते। अब हाउ कुड आई देखें, इवन के जब आनी होती है पॉलिसी रेट किसी को भी नहीं पता होता, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स रखती है, प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स आप देखें उसका लॉ आ जाता है। अभी जैसे 2022 का जो जून 23 में मेरे अकाउंट्स जो बनने हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए मेरे पास, ठीक है, उन रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली मैं ट्रीटमेंट करके रखूंगी। स्टिल वो मिनी बजट्स जो आते हैं चीज़ें, जैसे अब सेल्स टैक्स आप देखें इंक्रीज हो गया 18 से 19 कर दिया, किसी ने भी उसकी प्रोविजन नहीं की हुई है, सब ने 18 पे की हुई है, तो वो आपका एक सडन चेंज आएगा उसमें। अब जो पॉलिसी रेट है उसका कोई लॉ नहीं है, आप उसको एंटिसिपेट नहीं कर सकते। या तो हमें हुकूमत बताए कि भाई हम इस एक साल में सिर्फ 2% इंक्रीज करेंगे, इससे ज़्यादा हम कभी भी इंक्रीज नहीं करेंगे, 2% ही डिक्रीज करेंगे, तो फिर आप कर सकते हैं कि यार मैक्सिमम जो है ना इतनी हो सकता है वर्स्ट एंड वो, लेकिन इसका कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इट डिपेंड्स ऑन द मेरे ख्याल से 2 मंथ्स के बाद आ रही होती पॉलिसी, तो हर 2 मंथ्स के बाद गवर्नमेंट एट दैट टाइम असेसमेंट कर रही होती है कि क्या हमारा रिजर्व की क्या सिचुएशन है, चीज़ों की क्या सिचुएशन है, तो इसमें आप कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकते, ना ही इसमें कोई प्रोविजनिंग होती है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन ये है कि कैश फ्लो आपने बताया कि उसके बारे में कंपनी से कैश फ्लो बनती है, वो तो एक्सटर्नल यूजर के लिए, इंटरनल यूजर के लिए कैश फ्लो के अलावा कोई फॉर एग्जांपल अप्रूवल बेसिस होती हैं, कैश बेसिस, क्या हम मैनेजमेंट के लिए कैश बेसिस पे अकाउंट्स बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन? पैरेलल चीज़ें चल रही होती है ना, जैसे हम आपको, जैसे हमने अकाउंट्स में 2 पैरेलल चीज़ें दी हैं, एक अप्रूवल बेसिस पे हमने आपको बताया कि इतना रिसीवेबल है, वो हमारा अप्रूवल बेसिस पे है। आज मैंने आपको सेल कर दी, ठीक है, आज मैंने आपको गुड्स डिलीवर कर दी, मैंने आपसे रिसीवेबल बुक कर लिया, ठीक है, या फॉर एग्जांपल मैंने रेंट लेना था, आज 30th हो गई, मैंने आपका भाई मेरा इस महीने का रेंट नेक्स्ट मंथ का अप्रूव हो गया, ये प्रीवियस मंथ का अप्रूव हो गया, ठीक है, तो मैंने आज बुक कर लिया, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। इसी तरह मैनेजमेंट के भी अंदर असेसमेंट हो रही होती है, वो इसी तरह हो रही होती है। एक वो देख रहे होते हैं टोटल सेल्स कितनी हुई, ठीक है, आज, और फिर वो दूसरा देख रहे होते हैं कितनी रिसीट्स आई आपके पास, तो पैरेलल चीज़ें चल रही होती है वहाँ पे भी, दोनों ओवरऑल देख रहे होते हैं क्या सेल्स कितनी हुई, लेकिन किस किस ने नहीं दिया आपको पैसे और किस किस ने दिए, तो वो दोनों सिस्टम चल रहे होते हैं इंटरनल असेसमेंट के लिए। जी आप कुछ पूछ रहे थे। कंपनी जब एक किसी और कंपनी को बाय करती है तो उसके कंसोलिडेशन अकाउंट में आती है, तो क्या कंसोलिडेशन मिसाल अगर वो कंपनी ने क्वार्टरली डिविडेंड अनाउंस करना है तो वो उसके इम्पैक्ट पड़ेगा कि हमने ये कंपनी बाइंग की है, तो उसके वो जब अपने फाइनेंशियल में शो करवाएंगे तो इसका फिर वो प्रॉफिट में इम्पैक्ट पड़ेगा उसका जब डिविडेंड इशू करेंगे? देखें, कंसोलिडेशन में जब कंसोलिडेशन की बेसिस ये होती हैं कि आपने उसको, देखिए जितना भी वो डिविडेंड करेंगे वो भी जो जिसने ओन कर रहा है वो भी उसका ओनर है ना, तो आप अगर आप 1 रुपीज़ पर शेयर होल्डर दे रहे हैं तो उसमें से अगर 50% वो ओन करता है तो 50% उसके अकाउंट्स में चल जाएगा। समटाइम होता ये है, फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज में वो कहते हैं कि यार हम अपनी होल्डिंग कंपनी को नहीं देंगे, जो सब्सटेंशियल शेयर होल्डर उसको नहीं देंगे, बकिया लोगों को दे देंगे। तो अगर तो कोई स्पेशल कंडीशन है जो बोर्ड ने प्रूव की है कि भाई हम जो हमारा होल्डिंग कंपनी उसको नहीं देंगे शेयर डिविडेंड, बकियों को दे देंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली डिसबर्स होगा। लेकिन अगर वो कहते हैं कि क्रॉस द बोर्ड सबको देंगे हम, तो सबको होगा, वो निकलेगा उसके अकाउंट से, जो कंपनी डिक्लेयर कर रही है उसके अकाउंट से 100 रुपीज़ निकलेंगे, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ का उन्होंने दिया, 100 रुपीज़ निकलेगा, और जब कंसोलिडेशन होगी तो एक्चुअल 50% निकलेगा, क्योंकि एक्चुअल तो गया जो जनरल पब्लिक को गया वो 50 गया, वो तो एक साइड से गया और दूसरी साइड से रिसीव हो गया।
तो कंसोलिडेशन में बेसिकली वो नेट होके आएगा, लेकिन सेपरेट इसलिए आपने देखा दोनों अकाउंट्स दिए जाते हैं। जब कोई कंपनी को कंसोलिडेशन भी जारी होती है, पहले उसके सेपरेट अकाउंट्स आते हैं एंड देन कंसोलिडेटेड अकाउंट्स आते हैं, ताकि आपको इम्पैक्ट पता चल सके कि यार एज अ सिंगल एंटिटी इसने क्या परफॉर्म किया। और उस सिंगल एंटिटी की जब कंसोलिडेशन होती है तो आपको पता चलता है कि फॉर एग्जांपल अगर उसने 100 रुपये की सेल्स की, तो इस 100 रुपये की सेल्स में से उसने इंटरनली कितनी सेल्स की, अपनी ग्रुप कंपनीज को कितने दी है। क्योंकि ग्रुप कंपनीज के जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो नॉर्मली सब्सिडाइज्ड रेट पे करते हैं, उनसे उतना प्रॉफिट नहीं अर्न करते जितना आप थर्ड पार्टी से अर्न कर रहे हैं। तो वो इसलिए दोनों आपको उसके पर्सपेक्टिव उसके चीज़ दिखाई जाती है कि यार ये उसकी स्टैंड अलोन पोजीशन है और ये उसकी एज अ ग्रुप पोजीशन है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यार स्टैंड अलोन में अगर डिविडेंड 100 रुपीज़ निकल रहा है और वहाँ पे नेट 50% निकल रहा है कंसोलिडेटेड में, तो इसका मतलब है 50 जो था वो पेरेंट को जा रहा था, होल्डिंग कंपनी को जा रहा था। मैं मेरे 2-3 क्वेश्चन है। जी श्योर। मैम एक क्वेश्चन तो ये है कि जिसका बैकग्राउंड फाइनेंस के रिलेटेड नहीं है, तो जितनी भी आपने 5 बैंक स्टेटमेंट्स ये बताई हैं, तो वो बंदा कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन चीज़ों को, या उसको बेसिक नॉलेज एक्वायर करने के लिए कौन सा पाथ पे अडॉप्ट करना चाहिए? यार इसमें बेसिकली ये अज्यूम किया जाता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे हम जो प्रोड्यूस करते हैं ना, जब हम देखते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो उसको पढ़ रहा है ना उसके पास एक रीजनेबल नॉलेज है, लाइक उसको पता है कि एसेट क्या है, उसको पता है लायबिलिटी क्या है, उसको पता है इनकम में क्या क्या आ रहा है, एक्सपेंसेस में क्या क्या आ रहा है। बिल्कुल आप अगर आप कहेंगे बिल्कुल ही लेमैन नहीं, थोड़ा सा फिर आपको वो आप गूगल कर लें, कोई सेशंस ले लें अकाउंट्स के जिसमें बेसिक्स आपको पता चल जाए। हाँ, जब आपको बेसिक्स पता चल जाएंगे तो वो आपके लिए इजी होता है कि हर कंपनी एक ही तरीके से बना रही है। तो अगर आप एक बेसिक्स ले लेते हैं तो वो दोनों को आपस में कंपैरिजन करना आपके लिए इजी हो जाता है। लेकिन ये आपको थोड़ा सा, अब आजकल इंटरनेट का ज़माना है, ये यूट्यूब पे चीज़ें आ रही होती हैं, वहाँ से आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये अज्यूम किया जाता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहा है ना उसको बेसिक नॉलेज है। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये कहीं नहीं लिखता, आप बताएंगे कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या है, इक्विटी क्या है, ठीक है, वो हमने कहीं डिफाइन नहीं की। हम ये अज्यूम करते हैं, जनरल एक्सेप्टेंस है कि जो इसको पढ़ रहा है उसके पास बेसिक जो नॉलेज है, एडिकेट नॉलेज उसके पास लाजमी होना चाहिए। ये अदरवाइज जरूरी है। यू कैन हैव लाइक आप गूगल कर लें, यूट्यूब्स देख लें, वहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी इसके लिए। मैम जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं वो सारी अपना ऑडिट करवाती हैं, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म्स होती हैं वो जाके उनको ऑडिट करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसे है पॉसिबल कि वो जो ऑनर है वो उनसे बाय फोर्स या ऑन फेवर बेसिस के वो मैनिपुलेट करवा रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए आई क्या कहते हाँ, हर किसी के ऊपर ना रेगुलेटर बैठा हुआ है, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हमारी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं इशू करवा रही हूँ, ठीक है, मेरा एक ऑडिटर भी है, मैं भी हूँ, मुझे आईसीसीपी डायरेक्ट भी सुपरवाइज करता है, ठीक है, वो डायरेक्ट आके मेरे से पूछता है भाई आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चीज़ क्या है, या मुझे इस पर डाउट लग रहा है, आप एक्सप्लेनेशन दें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगी भाई ऑडिटर ने किया हुआ, ऑडिटर से जाके पूछे, नहीं, दे स्टिल हैव द थिंग कि यार आप दोनों मिल के काम कर रहे हैं इसके ऊपर, तो यू बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंग्स, ठीक है। तो एससीसीपी मेरे से पूछता है, इट्स कॉल्ड इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स, दे राइट अ लेटर। नॉर्मली ये जो है ना हर लिस्टेड कंपनी को 2 या 3 साल बाद एक दफ़ा वो लेटर लिखते हैं कि भाई आपके रीसेंट अकाउंट्स आए हैं, इसमें ये चीज़ें जो है ना इसकी एक्सप्लेनेशन दे दें, तो हम उनको एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, तो वो देवर ओके। इसी तरह जो ऑडिट फर्म्स हैं उनके ऊपर एक तो आपका ICAP है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, और आपके एक नई बॉडी बनी है AOB के नाम से, ठीक हो गया, वो भी आपको उनको सुपरवाइज कर रही होती है। उनके भी लाइसेंस है ना, ऑडिट फर्म्स के लाइसेंस है, तो वो उनके इंस्पेक्शंस करती है, इनकी चीज़ें आके चेक करती है, और जब उनके लाइसेंस रिन्यूअल्स होते हैं तो उनको इंश्योर करती है कि यार वो जो रिपोर्ट दे रहे हैं उसके पीछे उन्होंने प्रॉपर वर्किंग की हुई है, प्रॉपर जस्टिफिकेशंस हैं उनकी, तो वो रेगुलेटर्स इंश्योर कर रहे होते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये कि जितने भी जैसे सीमेंट इंडस्ट्री का आपने बताया कि वो हाई इंटरेस्ट पे बोरिंग कर रही होती हैं, तो ये जितनी भी कंपनीज बोरिंग करती हैं ये इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिपिक्ट होती है? बिल्कुल। अगर आप लाइबिलिटीज़ में बेसिकली आप देखेंगे ना, तो लाइबिलिटीज़ में सारा आपको नज़र आ रहा होगा कि उसने कौन से किस किस को पैसे देने हैं, ठीक है। उसमें वो आपको दिखाएगा कि यार बैंकिंग लोन्स कितने हैं, लॉन्ग टर्म लोन। अब बैंक में भी आपको 2 पोर्शन दिखाएगा, वो जो आपने 5 साल बाद पैसा देना है वो भी आपको दिखाएगा, और जो नेक्स्ट ईयर में आप उसको पैसा देना है वो भी आपको दिखाएगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल स्पॉन्सर लोन होते हैं जो उनके डायरेक्टर्स ने दिए होते हैं, वो भी आपको बताएंगे कि स्पॉन्सर लोन है। अगर आपने डायरेक्टर का लोन लिया हुआ है, कितना लिया हुआ है, कब से लिया हुआ है, कब खत्म होगा, कितना इंटरेस्ट रेट है, ये सब डिटेल्स जो है ना आपको मिलेंगी। देखिए कुछ भी करने के लिए आपको एफर्ट तो पुट करनी पड़ती है, ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप एक दफ़ा देखें, पूरे अकाउंट्स खोल के देखें, बहुत लंबे होते हैं जो एनुअल के अकाउंट्स होते हैं, उसमें आपको टाइम लगेगा,
लेकिन अगर आप उसको एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे तो यू बेटर अंडरस्टैंड के चाहिए आप किस तरह चीज़ें क्या क्या डिस्क्लोज है, ठीक है। वो आपको देखना पड़ेगा, सब चीज़ें डिस्क्लोज होती हैं कि क्या इंटरेस्ट रेट है, कितनी ड्यूरेशन है, कब से लिया हुआ है, कब देना है, ठीक है, कौन से बैंक से लिया हुआ है, वो सब कुछ मेंशन होता है उसमें। जी दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल इंशाल्लाह दोबारा सेम टाइम सेम वेन्यू, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।